नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल। खबरें होंगी विस्तार के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्मृति ईरानी के दौरे को लेकर, जिनका 2 दिवसीय यूपी दौरा है अपने संसदीय क्षेत्र में। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का अमेठी दौरा है। आज 12:30 बजे दिछौली गांव में जन चौपाल कार्यक्रम में शामिल होंगी। दोपहर 3:20 पर दादरा में जन चौपाल कार्यक्रम का आयोजन है। शाम 6 बजे करनाईपुर में होगा जन चौपाल कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री एचएल गेस्ट हाउस मुंशीगंज में करेंगी रात्रि विश्राम। दूसरे दिन कई कार्यक्रमों में शामिल होने का कार्यक्रम है उनका। केंद्रीय मंत्री कल सुबह 10 बजे जयपुरिया स्कूल का भी उद्घाटन करेंगी। कल छात्रों को टैबलेट का वितरण करेंगी स्मृति ईरानी। कल पीएम स्वनिधि स्वामित्व योजना के लाभार्थियों से संवाद भी है और दोपहर 1 बजे कल ओदारी गांव में जन चौपाल का कार्यक्रम भी है। तो स्मृति ईरानी का यूपी दौरा, संसदीय क्षेत्र में कई जन चौपाल कार्यक्रमों में शामिल होंगी और ऐसे में एक स्कूल का उद्घाटन भी करने वाली हैं। कल पीएम स्वनिधि स्वामित्व योजना के लाभार्थियों से संवाद भी करेंगी। अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर रहेंगी। कल दोपहर 1 बजे उदारी गांव भी जाएंगी। तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का 2 दिवसीय यूपी दौरा। और अमेठी से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं विनोद कुमार दुबे जी। सीधे रुख कर लेते हैं उनका। विनोद, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कार्यक्रम है दिन भर का, और 2 दिवसीय यूपी दौरा है ये, खासतौर पर अपने संसदीय क्षेत्र में किस तरह से तैयारियां हैं? जी सोनल जी, बिल्कुल बता दूं कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी व अमेठी सांसद अपने 2 दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंच रही हैं, जिसको आज वो अमेठी में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। आपको बता दूं कि सबसे पहले दिल्ली से निकलकर लखनऊ पहुंचेंगी और लखनऊ में योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगी। उसके बाद वो सीधा पहुंचेगी जगदीश विधानसभा दिछौली, जहां पर आयोजित कार्यक्रम चौपाल में हिस्सा लेंगी और सीधा जनता से रूबरू होंगी। उसके बाद सीधा पहुंचेंगी वो दादरा में आयोजित चौपाल में कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी और जनता से रूबरू होंगी। उसके बाद वो विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। दिन भर उनका लगातार कार्यक्रम लगा रहा है और रात में एकल सभा में विश्राम करेंगी। जी बिल्कुल। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम रुख कर लेते हैं अब लखनऊ का, जहां पर मौजूद है हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह। अनूप, आपसे भी जानना चाहेंगे कितने बजे यहां पर पहुंचने के बाद अमेठी की ओर प्रस्थान कर जाएंगी। हालांकि ये 2 दिन का इनका यूपी दौरा है और मिनट टू मिनट कार्यक्रम अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं उनका। देखिए, रात्रि लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सीधे कालिदास मार्ग पहुंची थी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और अब यहां से काफिला निकलने वाला है। करीब 40 मिनट के आसपास उनकी बातचीत मुख्यमंत्री से हुई है, क्योंकि अब 2024 की तैयारी भी कर चुकी भाजपा कर रही है लगातार। और जो सांसद है वो अपने क्षेत्र में जा रहे हैं। निश्चित तौर पे इस तरीके से स्मृति ईरानी का ये पीएम से मुलाकात करना, विकास के जो एजेंडे पर मुलाकात करना, तमाम जो चीजें हैं क्षेत्रीय उनको लेकर मुलाकात की है, तमाम जो विकास से जुड़े जो जनता की आवश्यकता है उनको लेकर मुलाकात कालिदास मार्ग से रवाना हो रहा है। ये जाकर बात का भी कार्यक्रम यानी चौपाल लगाकर वो जो जनता है जिसको जो समस्याओं को लेकर सीधे रूबरू होगी और बातचीत करेगी, क्या उनकी समस्याएं हैं उसका हल भी निकालेंगी। अब चूंकि चुनाव 2024 में मुझे लगता है तैयारी शुरू कर दी है। आखिरी 2 सालों में अनूप याद आती है आमतौर पर नेताओं को अपने क्षेत्रवासियों की एक बार फिर से, तो शायद इसी क्रम में अब सिलसिला शुरू हो रहा है। फिलहाल बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और विनोद, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इधर अखिलेश यादव का चंदौली दौरा है आज। वाराणसी दौरा भी है। 12:30 बजे चंदौली जाएंगे पूर्व सीएम अखिलेश यादव। पीड़ित परिजनों से मुलाकात करेंगे अखिलेश यादव। पीड़ित परिजनों से संवेदना व्यक्त करेंगे अखिलेश इस दौरान। चंदौली के बाद वाराणसी भी जाएंगे अखिलेश यादव। वाराणसी जेल में बंद कार्यकर्ताओं से सपा के मिलेंगे अखिलेश। तो चंदौली दौरा है ये आज और चंदौली में पीड़ित परिवार से मिलने का कार्यक्रम है अखिलेश यादव का। अपने इसी दौरे के दौरान वो जेल में बंद सपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। तो अखिलेश यादव का चंदौली वाराणसी दौरा है आज।
आपको बता दें कि चंदौली में पुलिस की दबिश के दौरान एक लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी और परिजनों ने आरोप लगाया कि लड़की के साथ पुलिस वालों ने मारपीट की और उसकी जान चली गई। चंदौली सीधे रुख कर लेते हैं जहां पर अखिलेश का आज दौरा है और हमारे सहयोगी धर्मेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र कुमार, धर्मेंद्र, कितने बजे अखिलेश यहां पर पहुंचेंगे? और सुरक्षा के लिहाज से भी, चूंकि जहां पोस्टमार्टम ये कह रहा है कि आत्महत्या भी नहीं की है, वहीं दूसरी तरफ ये भी जानकारी मिल रही है कि पोस्टमार्टम में पुलिस के द्वारा मारपीट नहीं की है, इस तरह की भी जानकारी मिली है। क्या कुछ इस वक्त की अपडेट है, साथ ही अखिलेश का दौरा? जी सोनल, मैं आपको बता दूं कि आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव आज चंदौली के महाराजपुर पहुंचेंगे, जहां पर पुलिस दबिश के दौरान मृतक गुड़िया के परिजनों से मिलेंगे। उसके बाद उस परिजन से बातचीत करेंगे और घटना के मामले जानकारी साझा करेंगे और दोषियों के कार्रवाई की भी मांग करेंगे। मैं आपको बता दूं कि अखिलेश यादव प्राइवेट प्लेन से के द्वारा लखनऊ से वाराणसी आएंगे, जिसके बाद कार द्वारा वो चंदौली मनराजपुर 12 बजे दोपहर को पहुंचेंगे और करीब 3.5 घंटे का वहां पर प्रोग्राम है। पीड़ित परिवार के यहाँ पीड़ित परिवार को 3.5 घंटा देंगे। उसके बाद 3:45 पर वो जी। और वही बात करें आपकी सुरक्षा व्यवस्था के, तो सुरक्षा व्यवस्था के लिए चाक चौबंद किया गया है, चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है। जी सोनल जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका धर्मेंद्र। तो चंदौली दौरा अखिलेश यादव का, और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। वाराणसी काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में ये बड़ी खबर है, जहां पर हिंदू पक्ष की एक महिला आज अपना केस वापस लेंगी। पूजा और मूर्तियों की सुरक्षा को लेकर दायर की गई थी याचिका। 5 महिला वादियों में से एक महिला अपना केस वापस लेंगी। आज वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में ज्ञानवापी प्रकरण की सुनवाई पर सभी की नजर रहेगी। 3 मामलों में कोर्ट का फैसला आना है। पहला मामला विपक्षी अधिवक्ता की ओर से कोर्ट कमिश्नर बदलने संबंधी आवेदन पर सुनवाई होनी है। दूसरे मामले की बात करें तो मस्जिद के अंदर प्रवेश के स्पष्ट आदेश के लिए कोर्ट कमिश्नर और वादी अधिवक्ता अदालत में अपील करेंगे। तीसरा वादी पक्ष की एक महिला राखी सिंह की ओर से अपने को मुकदमे से अलग करने के प्रार्थना पत्र भी दिया जाएगा। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, वाराणसी संवाददाता अरुण मिश्रा से बात कर लेते हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी? 5 वादी थी, अब एक आज अपना केस वापस ले लेंगी राखी सिंह, बाकी 4 ने कंटिन्यू करने की बात कही है, लेकिन इस बीच और भी ढेर सारी अपडेट है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, जो राखी सिंह है वो अपने व्यक्तिगत कारणों से उन्होंने मुकदमे से अपने को हटने का ये कहा है। उनके जो बाकी जो 4 लोग हैं, उन्होंने कल एक बैठक किया जिसमें लक्ष्मी सिंह है, रेखा पाठक है, मंजू व्यास हैं। उन्होंने इसमें बैठक करके ये निर्णय लिया है कि मुकदमा में वो पैरवीकार अपनी रहेंगी और लगातार ये मुकदमा जारी रहेगा। एक बड़ी बात इसमें यह है कि आज 3 चीजों पर कोर्ट में सुनवाई होनी है। एक पहला ये है कि जो मस्जिद में प्रवेश के लिए कि ये अनुमति दी जाए, इसके लिए कल आज ये सुनवाई होगी कोर्ट में। दूसरा, राखी सिंह अपना एक आवेदन देंगी कि हम अपना ये पक्ष वापस ले रहे हैं। और तीसरा, एक जो सुनवाई आज होनी है कोर्ट में, वो सुनवाई यह है कि जो प्रतिपक्ष है मस्जिद की तरफ से, उनके जो वकील हैं, वो कोर्ट कमिश्नर को बदलने की मांग करेंगे। तो 3 बड़े महत्वपूर्ण आज फैसले होने हैं कोर्ट में, उस पर सुनवाई होनी है। मुझे लगता है कि 11 बजे के बाद ये सुनवाई शुरू होनी है और 3-4 बजे के पहले ये फैसला आ जाएगा कि क्या मस्जिद में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, कोर्ट कमिश्नर को कोर्ट कमिश्नर बदले जाएंगे या नहीं बदले जाएंगे। ये कोर्ट के फैसले को भी हमको इंतजार करना पड़ेगा। जी अरुण, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो कोर्ट के फैसले का इंतजार और कम से कम 3 से 4 के बीच आने की उम्मीद इस तरह की जा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि 3 महत्वपूर्ण मामलों पर सुनवाई होनी है। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद मामले में ये बड़ी अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राखी सिंह आज अपने निजी कारणों से केस वापस ले लेंगी। बाकी 4 जो वादी हैं वो कंटिन्यू करेंगे केस को। इधर आपको बता दें कि बेहद महत्वपूर्ण दिन है आज और मंत्री कपिल देव अग्रवाल का इटावा दौरा है। 11:30 बजे जनप्रतिनिधियों संग करेंगे बैठक, आम जनता से मुलाकात करेंगे मंत्री कपिल देव। दोपहर 2:10 पर मलिन बस्ती का भी निरीक्षण करेंगे। दोपहर 3 बजे शासकीय योजनाओं का निरीक्षण करेंगे। तो ये कार्यक्रम है, इटावा से खबर आ रही है। दोपहर 2:10 पर मलिन बस्ती का निरीक्षण करेंगे और इसके अलावा दोपहर 3 बजे शासकीय योजनाओं का भी निरीक्षण करने का कार्यक्रम है।
तो मंत्री कपिल देव अग्रवाल का इटावा दौरा ये कार्यक्रम, जिसमें वो 11:30 बजे जनप्रतिनिधियों संग बैठक लेने वाले हैं। इधर चंपावत उपचुनाव की बात की जाए तो सीएम धामी आज करेंगे अपना नामांकन दाखिल। 5 कैबिनेट मंत्रियों समेत बीजेपी के नेता रहेंगे इस दौरान मौजूद। स्टार प्रचारक सीएम के साथ नामांकन रैली में शामिल होंगे। बनबसा से टनकपुर तक कई जगहों पर सीएम का स्वागत होना है। चंपावत तहसील में नामांकन करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। मोटर स्टेशन में जनसभा कार्यक्रम का भी आयोजन है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं, नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। नवीन, आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे पूरा कार्यक्रम, जिस तरह से बाकायदा पूरे तैयारी के साथ लाव लश्कर के साथ नामांकन की प्रक्रिया में शामिल होंगे पुष्कर सिंह धामी। जी, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अपना नामांकन करेंगे। इसके लिए तैयारियां लगातार जारी थी, बीजेपी की तरफ से तैयारियां की गई थी। इसके साथ ही 5 कैबिनेट मंत्री जो हैं वह भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री वह भी मौजूद रहेंगे। तो व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया गया है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो कार्यकर्ताओं को अहम जिम्मेदारी दी गई है। करीब 20 जगह पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है कि मुख्यमंत्री का जो काफिला होगा उनके स्वागत की तैयारी की गई है। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को भी अहम जिम्मेदारी दी गई है। वह इसके बाद सभाओं को भी संबोधित करेंगे। कार्यकर्ताओं से मिलने का भी कार्यक्रम रखा गया है। इसके साथ ही वो जो चंपावत तहसील है वहां पर करीब 12:30 बजे उनका नामांकन है। तो तैयारियां पूरी तरीके से हैं। मुख्यमंत्री निकल भी चुके हैं क्योंकि अलग अलग कार्यक्रमों में उनको शिरकत करनी है और लगातार लोगों से मिल भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात आज चंपावत के लिए होगी क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज नामांकन है। जी बिल्कुल, और अच्छी खासी तैयारियों के साथ नामांकन करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री। और उपचुनाव के लिए मोटर स्टेशन में जनसभा कार्यक्रम का आयोजन भी है, जैसे हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला बता रहे थे। उनके उस पूरे कार्यक्रम को लेकर, नामांकन प्रक्रिया को लेकर बहुत धन्यवाद नवीन इस तमाम जानकारी के लिए। तो 5 कैबिनेट मंत्रियों समेत बीजेपी के कई नेता इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे। इधर उत्तराखंड में रुड़की रेलवे स्टेशन के अधीक्षक को एक धमकी भरा पत्र मिला है, जिसमें लक्सर, नजीबाबाद, देहरादून, लुड़की, ऋषिकेश और हरिद्वार रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ये धमकी भरा पत्र भेजने वाले ने खुद को आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का एरिया कमांडर सलीम अंसारी कहा है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक रुड़की रेलवे स्टेशन अधीक्षक को शनिवार शाम एक धमकी भरा पत्र मिला, जो बेहद टूटी फूटी हिंदी में लिखा था। इसमें उत्तराखंड के 6 रेलवे स्टेशन के साथ ही हरिद्वार में मनसा देवी, चंडी देवी समेत अन्य धार्मिक स्थलों को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इस चिट्ठी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को निशाना बनाने की धमकी दी गई है। इसे लेकर उत्तराखंड के रेलवे स्टेशन सहित प्रमुख स्थानों पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उन्हें पहले भी ऐसे धमकी भरे पत्र मिले हैं। रुड़की रेलवे स्टेशन अधीक्षक को अप्रैल 2019 में भी इसी तरह का धमकी भरा पत्र मिला था। ऐसे में पुलिस ने पूर्व में मिले इस तरह के धमकी भरे पत्रों की हैंडराइटिंग का मिलान किया तो उन्होंने राहत की सांस ली। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, हमारे सहयोगी विकास खरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, देखिए, धमकी भरा पत्र, हैंडराइटिंग मिलने के बाद भले ही राहत की सांस ले रहे हैं जिम्मेदार, लेकिन फिर भी इस तरह के किसी भी पत्र को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। क्या कुछ आप चौकसी वहां देख रहे हैं, सतर्कता वहां पर देख रहे हैं इन तमाम जगहों पर जहां पर बम से उड़ाने की धमकी भरा पत्र भेजा गया है? बिल्कुल सोनल, आपको बता दें, मुख्यमंत्री उत्तराखंड के रेलवे स्टेशनों तथा धार्मिक स्थलों को उड़ाने की धमकी भरा पत्र मिलने से रेलवे में हड़कंप मचा हुआ है। पत्र भेजने वाले ने खुद को जैश-ए-मोहम्मद का एरिया कमांडर सलीम अंसारी बताया। और आपको बता दें, रुड़की स्टेशन अधीक्षक के वर्मा के नाम से रविवार को एक अंतर्देशीय पत्र आया। पत्र में कहा गया कि 21 मई को हरिद्वार, लक्सर, रुड़की, देहरादून, ऋषिकेश, काठगोदाम, मुरादाबाद और बरेली के स्टेशनों को बम से उड़ाने का जो है निशाना बनाने की बात कही। और वहीं 23 मई को जो है हरिद्वार के धार्मिक जो स्थल है मनसा देवी, हर की पौड़ी को भी निशाना बनाने की बात कही है। साथ ही उत्तराखंड ने मुख्यमंत्री को भी बम से उड़ाने की धमकी दी है। और स्टेशन अधीक्षक रुड़की ने डीआरएम अजय नंद को भी धमकी भरे पत्र की प्रति व्हाट्सएप भेजी। और वहीं इस पत्र से जीआरपी तथा आरपीएफ को भी अवगत करा दिया गया। और पत्र को रेलवे ने गंभीरता से लेते हुए इसकी जो है जांच शुरू कर दी। और वहीं आपको बता, जीआरपी पत्र की लिखावट वे पत्र डाकघर की मोहर, फिलहाल जो डाकघर की मोहर उसकी जो पड़ताल करने में लगी है। और रेलवे सूत्रों का कहना है कि इस पत्र के बारे में उत्तराखंड सरकार को भी अवगत करा दिया है। हालांकि प्रशासन इसको लेकर काफी बेहद गंभीर है और पूरी तरह से जो है चौकसी बरत चुका है। जो धार्मिक स्थल है वहां पर जो है फिलहाल मुस्तैदी उत्तराखंड प्रशासन और शासन के द्वारा जो है
ठीक विकास, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, सतर्कता बढ़ा दी गई है। चिट्ठी मिलने के बाद पुलिस मामले की लगातार जांच भी कर रही है, बाकायदा चेकिंग हो रही है और सुरक्षा के लिहाज से बेहद सतर्कता बरत रही है। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार खटीमा पहुंचे। मुख्यमंत्री ने नगला तराई खटीमा पहुंचकर कई क्षेत्रों से आई जनता से मुलाकात कर उनकी जन समस्याओं को सुना। उन्होंने कहा कि राज्य की खुशहाली और चहुमुखी विकास के लिए प्रत्येक क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं को उपयोगिता के आधार पर प्राथमिकता से समाधान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उन्होंने कहा कि राज्य प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्ट राज्य होगा। उन्होंने कहा कि विकास की यात्रा की व्यक्ति विशेष की यात्रा न होकर हम सभी की सामूहिक यात्रा है। सीएम धामी ने विकास की बात करते हुए कहा कि विकास की इस यात्रा को हम सभी ने कदम से कदम मिलाकर एक साथ आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। वहीं इस दौरान सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने जनता टीवी से खास बात की और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा आपको भी सुनवाते हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव तो संपन्न हो चुका है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जुट गई हैं। इस वक्त हमारे साथ सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। ओम प्रकाश जी, प्रशिक्षण शिविर, लेकिन मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के अलावा तीसरा कोई मोर्चा नहीं है। सही कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन है उसके अलावा के लड़े में है। अभी तो आप कह रहे थे हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी से भी ऊपर पार्टी है। भैया मेरे कांग्रेस पार्टी 2 सीट जीती, बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी 1 सीट जीती, हम तो 6 को जीते। अब उनसे ऊपर है कि नहीं है? हमने क्या गलत बोल दिया? उनसे अपनी पार्टी का आप इस वक्त जो कर रहे हैं, शिविर चला रहे हैं, वो अपनी पार्टी का आप चला रहे हैं। अपनी पार्टी का तय हुआ है मोर्चे के सभी लोगों को कि अपनी अपनी पार्टी का संगठन हम लोग ठीक कर लें, क्योंकि 165 सीटें विधानसभा में हम 200 से लेकर 5000 वोट तक हारे हैं। हम उसी को ठीक कर लें तो एक अच्छा प्रदर्शन 2024 में हमारा होगा। उस हिसाब से हम अपना प्रशिक्षण शिविर शुरू कर दिए हैं। इस वक्त राजभर जी बनारस में इसमें बहुत गर्माहट दिखाई दे रही है और सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर। क्या आपको लगता है कि जो वहां पे सर्वेक्षण किया जा रहा है, क्योंकि मुस्लिम तबका जो है वो इसका विरोध कर रहा है, क्या आपको लगता है कि सर्वेक्षण होना चाहिए? और क्योंकि कोर्ट में इसको लेकर 9 तारीख को इसको रिपोर्ट भी देना है, तो आपको क्या लग रहा है ज्ञानवापी मस्जिद की? क्या लगता है कि सियासत हो रहा है इस पे? देखिए, प्रदेश में महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए, बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के लिए और लाइन ऑर्डर खराब ऐसे ध्यान भटकाने के लिए हमेशा मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान हो रहा है। 7 लाख पिछड़ी जाति के बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। क्या इस पे सरकार ध्यान ले रही है? प्रदेश में महंगाई चरम पे है, इस पे चर्चा हो रही है। नौजवान पढ़ा लिखा आत्महत्या कर रहा है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। क्या सरकार रोजगार पैदा करने की बात कर रही है? आज प्रदेश में लाइन ऑर्डर खराब है, बहन बेटियां सुरक्षित हैं, रक्षक ही भक्षक बना है। क्या सरकार का ध्यान उधर है? क्या इनके बुलडोजर चंदौली थाने पे चला, जो घटना चंदौली की? क्या लखीमपुर थाने पर जहां बेटी के साथ बलात्कार हुआ, रेप हुआ, क्या वहां इनका बुलडोजर गया? जो गन्ना पेर रहा था उसी पर बुलडोजर, जो 50 साल से गरीब बसा हुआ उसी पर बुलडोजर। आप गरीबों को उजाड़ रहे हो, तबाह कर रहे हो। राजभर जी, एक सवाल और है, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव भी है, ऐसे में तमाम पार्टियां लामबंद हो रही हैं। चाहे राष्ट्रीय राजनीति में देखें तो चाहे ममता बनर्जी हो या राहुल गांधी हो या शरद पवार हो, ये तमाम पार्टियां एकजुट हो रही हैं। लेकिन एक ये भी लगाया जा रहा था कि आजम खान नाराज चल रहा है, अखिलेश यादव ने साफ तौर पर मना कर दिया कि मुलाकात करने नहीं जाएंगे, लेकिन आप उस कवायद में जुटे हुए हैं। तो क्या आने वाले समय में शिवपाल यादव, ओम प्रकाश राजभर और आजम खान को हम एक मंच पर देख सकते हैं? अखिलेश यादव जी के मंच पे देख सकते हैं। शिवपाल यादव तो अखिलेश यादव के मंच पे नहीं आएंगे, तो तय है। सब रहेंगे भाई। देखो, आप ही लोग सवाल किए थे कि चाचा भतीजा एक कर दो, एक कर दो। हमने कहा हो ही जाएंगे। शिवपाल यादव ने, अब मेरी लड़ाई जो रहेगी नई पार्टी नई गठन, आप समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलने से कोई परहेज नहीं करेंगे? तो वो भी तो समाजवादी पार्टी के खिलाफ ही पार्टी बनी थी, समाजवादी पार्टी के खिलाफ ही बोल करके आंदोलन खड़ा हुआ, फिर समाजवादी पार्टी में विलय हो गया। तो कौन नया काम कहाँ हो रहा है? 22 में विलय हो गया, 24 में विलय हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा?
लेकिन एक ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर, क्योंकि अभी ललितपुर का घटना हुआ उसमें अखिलेश यादव गए, उनके साथ तमाम लोग तो दिखे लेकिन आप साथ में नजर नहीं आ रहे हैं। भैया हम बलिया का रहे वाला है, अब हुआ से न जाए के बाद जात बहन तो हम बलिया से आवे में हमें 5 घंटा लगता है। तो सभी लोगों को अधिकार है, कहीं अखिलेश जी चले जाएं, कहीं ओम प्रकाश राजभर चले जाएं, कहीं केशव देव मौर्य चले जाएं, कहीं जयंत चौधरी चले जाएं, क्या दिक्कत है, सबको जाना। मतलब आपको इतना भरोसा है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा वो तमाम आपकी जो इसमें पार्टियां गठबंधन में, वो गठबंधन में पार्टियां रहेंगी? ऑल इज वेल, हमारे गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं। तो ये थी सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। साफ तौर पे कहना था कि जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही है कि हमारे गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह है और लोकसभा चुनाव में भी हम तमाम पार्टियां आपको एक मंच पर ही एक मुश्त नजर आने वाले हैं। कैमरा राजेश के साथ मैं जया सिंह, जनता टीवी, लखनऊ।